नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर, जहां हम बीपीएससी टीआरई 4 की पूरी तैयारी कर रहे हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिससे प्रश्न बनते हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज फॉर बीपीएससी टीआरई 4 सिर्फ टीचिंग रवि पर। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अध्याय 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां अनिवार्य नहीं है? तो उच्च तापमान अनिवार्य है, आर्द्रता भी अनिवार्य है और वर्षा भी अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निम्न तापमान। तो याद रखिएगा कि मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? तो निम्न तापमान इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप वीवीआई के तौर पर मार्क कर सकते हैं। अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसे उपयोग किया जाता है? तो बीज का, तना का, जड़ का, पत्ती का। तो याद रखिएगा कि अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर तना का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, तना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो यह मृदा की जलधारिता क्षमता को बढ़ा देती है, तो ये सही है। सेकेंड है कि इनमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, तो ये नहीं है। और थर्ड है कि यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है, तो ये भी सही है। और इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनाज से भूसी यानी जिसे चोकर कहते हैं को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। तो इसमें यह बताना है कि जो अनाज से चोकर को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा फटकना। याद रखिएगा, फटकना। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। तो पहला कथन को पढ़ लेते हैं। बीजों के अंकुरन के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो ये तो बात सही है। सेकेंड है कि पौधे पोषकों का अवशोषण अधिकांश घुली हुई अवस्था में करते हैं, तो ये भी सही है। और सिंचाई करने से फसलें पाले और उष्ण वायु प्रवाहों से बची रहती है। और फोर्थ है कि सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर हो जाती है। तो कथनों से उन समुच्चय को चुनिए जिससे संकेत मिलता है कि फसल को सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है। तो इसमें ये डिसाइड करना है कि फसलों की सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है। तो इस कथनों को, चारों कथन से ये पता करना है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा बीजों के अंकुरन के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और पौधे पोषकों का अवशोषण अधिकांश खुली अवस्था में करते हैं, तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खेतों में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार उपयोग करते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, फावड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उर्वरकों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो ये उपज बढ़ा देते हैं, ये कथन सही है। और इनके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा में पोषकों का संतुलन बिगड़ जाता है, तो ये भी सही है। और आमतौर से कम मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। और ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां का डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उर्वरकों के संदर्भ में बात कही गई है, ए, बी, सी, ये सही कही गई है। और 7वां का जो ये ऑप्शन डी है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। तो फर्स्ट है कि ये वे फसल कटाई समस्या कर्तन में
व्यवधान डालते हैं और वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं। और थर्ड है कि वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। और फोर है कि वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में सही समुच्चय को चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो वे फसल कटाई, सस्य कर्तन में व्यवधान डालते हैं और वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मृदा को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा कि मृदा को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रक्रिया जुताई और हल चलाना, याद रखिएगा जुताई और हल चलाना। सिंचाई और खाद देना तो ये तो नहीं होगा, और खुदाई करना और बिनोइंग ये भी नहीं, कटाई और भंडारण ये तो इसका आंसर आप ऑप्शन पढ़कर भी इसका दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में होता है। तो ये होता है जून से लेकर सितंबर तक, याद रखिएगा जून से लेकर सितंबर तक। और सेकेंड 11वां प्रश्न है कि सिंचाई के उन तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधे की जड़ों के समीप बूंद बूंद कर डाला जाता है। तो ये कहा जाता है ड्रिप विधि। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है। तो जीवाणु, विषाणु, अमीबा, फफूंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। याद रखिएगा कि विषाणु जीव केवल परपोषी कोशिका के भीतर ही जनन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो याद रखिएगा कि विषाणु केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो इसमें यह बताना है कि मानव का जो रोग है विषाणु के कारण सिर्फ उत्पन्न होता है। तो टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, पेचिस, हैजा। तो याद रखिएगा कि इन्फ्लुएंजा मानव रोग है जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दिया जा रहा है, याद रखिएगा कि इन्फ्लुएंजा ऐसा मानव रोग है जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधि से मर जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधि से मर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है दर्दनाशक औषधि, प्रतिरक्षी औषधि, थर्ड है प्रतिजीवी औषधि और फोर्थ है वैक्सीन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजीवी औषधि। याद रखिएगा कि प्रतिजीवी औषधि के कारण सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव प्रतिजैवी औषधि से मर जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजैवी औषधि। क्वेश्चन नंबर 4 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले 2 सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल और फफूंदी। याद रखिएगा कि लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले 2 सूक्ष्मजीव शैवाल और फफूंदी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है। तो फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कि डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वां का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है। तो कौन सा रोग है। डेंगू, मलेरिया, पोलियो और खसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। याद रखिएगा कि मलेरिया वह रोग है जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहेली ने अपने बीजों में 2 गड्ढे ए और बी खोदे, ठीक है, और उनसे खेती से कुछ बचे कुचे अंशों का पॉलीथीन की थैली में भरकर ए गड्ढे में डाल दिया और उनसे इन्हीं चीज़ों को पॉलीथीन की थैली से भरे बैग ही बी गड्ढे में डाल दिया और बाद में उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया और 1 महीने के बाद उसने क्या देखा। तो ध्यान से सुनिएगा कि पहेली ने अपने बीजों में से 2 गड्ढे ए और बी खोदे और उसने खेती से कुछ बचे कुचे अंशों को पॉलीथीन की थैली में भरकर ए गड्ढे में डाल दिया और उनसे उन्हीं चीज़ों को पॉलीथीन की थैली से भरे बैग बी गड्ढे में डाल दिया और बाद में उसने दोनों गड्ढों की मिट्टी से ढक दिया और 1 महीने बाद उससे क्या देखा। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि बी गड्ढे की अपेक्षा ए गड्ढे में अवशिष्ट पदार्थ जल्दी अपघटित हो गए और सेकेंड है कि ए गड्ढे की तुलना में बी गड्ढे की अवशिष्ट पदार्थ तीव्र गति से अपघटित हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए गड्ढे की तुलना में बी गड्ढे की अवशिष्ट पदार्थ तीव्र गति से अपघटित हो गए। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 2 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 3 पर। अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है, तो इसमें जो संश्लेषित रेशा है वो बताना है। तो फर्स्ट कपास, नाइलॉन, जूट, ऊन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन। याद रखिएगा नाइलॉन इसमें से संश्लेषित रेशा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेयान का एक स्रोत है। तो ऊन, पेट, काष्ठ लुगदी, रेशम। तो इसका आंसर हो जाएगा काष्ठ लुगदी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पॉलीकोट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं। तो ये मिश्रित किए जाते हैं, याद रखिएगा, पॉलिस्टर और कपास। तो याद रखिएगा कि पॉलीकोट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं, तो पॉलिस्टर और कपास मिश्रित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए। तो इसमें से बताना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है। तो पीवीसी, नाइलॉन, पॉलीथीन, मेलामाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलामाइन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ है। तो इसमें बताना है कि जो रेशम के समान दिखता है कौन सा पदार्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा रेयॉन। याद रखिएगा रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ रेयॉन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीथीन, सेकेंड पीवीसी, थर्ड नाइलॉन और फोर्थ बेकेलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। याद रखिए खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ है बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है। तो इसमें से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है वो बताना है। तो फर्स्ट है अक्रियाशील, भार में हल्का, अधिक चलने वाला और फोर्थ ऑप्शन है विद्युत का अच्छा चालक। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसे पढ़कर भी बता सकते हैं, विद्युत का अच्छा चालक। तो प्लास्टिक अधिक चलने वाला होता ही है, अधिक चलने वाला, और भार में भी हल्का होता है और अक्रियाशील भी होता है, और यह विद्युत का चालक, अच्छा चालक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कॉलम ए और कॉलम बी के कुछ शब्द दिए गए हैं और निम्नलिखित में से कौन सा समूह कॉलम ए और कॉलम बी के शब्दों के सही मिलान को प्रदर्शित करता है। तो इसमें मिलान करना है। तो फर्स्ट है नाइलॉन, तो नाइलॉन का हो जाएगा रेसे। सेकेंड है पीवीसी, तो पीवीसी का हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, याद रखिएगा ये सब। और बेकेलाइट, तो बेकेलाइट का हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये कौन सा मेल खा रहा है, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इन 2 पॉइंट को याद रखिएगा कि पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है और बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित पदार्थों का समूह है। तो इसमें बताना है कि संश्लेषित पदार्थों का कौन सा समूह है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नाइलॉन, टेरिलॉन, ऊन, कपास, पॉलीकॉट, रेयॉन, पीवीसी,
पॉलीथीन, बेकेलाइट और फोर्थ ऑप्शन है एक्रिलेट, रेशम, ऊन। तो इसका आंसर हो जाएगा नौवां का पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। ये संश्लेषित पदार्थों का समूह है। तो संश्लेषित पदार्थों का समूह हो जाएगा पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्रिलिक, सॉरी एक्रिलिक नहीं होगा, पेट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला जार बनाने के काम आता है। तो पीवीसी नहीं है, एक्रिलिक नहीं है, टेफलॉन भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 3 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 4 पर। अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है। तो ये तो आपको पता ही है कि कॉपर धातु है, एल्युमिनियम धातु है, आयरन भी धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है। तो ये बताना है कि कौन सा पदार्थ हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आयोडीन का क्रिस्टल, ये तो नहीं होगा, सल्फर का टुकड़ा, ये भी नहीं होगा, कोयले का टुकड़ा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, जिंक का दाना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बूझों ने सीखा कि अधातु हथौड़े से पीटने पर सामान्यतः टूटकर चूरा हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। तो इसे आप देखकर भी बता सकते हैं। लोहे की कील, ये तो धातु है, एल्युमिनियम तार, ये भी धातु है, कॉपर प्लेट, ये भी धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयले का टुकड़ा। ये इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पदार्थ जिसको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है। तो जो तन्य नहीं है वो बताना है। तो सोडियम, कॉपर, सल्फर, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम तन्य धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि धातु सामान्यतः कठोर होती है और निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है और आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। तो ये काटी जा सकती है सोडियम को। तो ये आपको भी पता है कि सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि धातु सामान्यतः ठोस होती है और निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है। तो ये भी आपको पता है। इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि धातु सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। याद रखिएगा कि धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। तो इसमें यह बताना है कि कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है। एक बार फिर से रिपीट कर दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है। तो कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां का सोडियम। तो याद रखिएगा सोडियम ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये कौन सी बनाती है। तो ये बनाती है एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा कि धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है तो वो बनाती है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु वायु से खुला रखने पर अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है। तो ये पकड़ लेती है फास्फोरस। ये तो आपको पता ही है कि फास्फोरस अधातु वायु में खुला रखने पर अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है। तो ये भी आपको बताया गया था चैप्टर जब स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि कॉपर को विद्युत चालन तारों के रूप में उपयोग में लाने के लिए उनका कौन सा गुण उत्तरदायी नहीं है। तो ये उत्तरदायी नहीं है रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा रंग। तन्यता तो होता ही है विद्युत का अच्छा चालक और यह ठोस होता है। तो याद रखिएगा कॉपर को विद्युत चालन तारों के रूप में उपयोग में लाने के लिए कौन सा गुणधर्म उत्तरदायी नहीं है। तो ये हो जाएगा रंग। इसे आप देख कर भी बता सकते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 4 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 5 पर। अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विभिन्न पदार्थ जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो खनिज प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है और मृदा भी है, प्लास्टिक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से एक समाप्त नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा कि वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं हो सकती और यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है। और निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। आप देख कर ही बता सकते हैं, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युगल है। तो ये बताना है कि कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधनों का एक मिलान है। तो कोयला और मृदा, वायु और सूर्य का प्रकाश, जल और पेट्रोलियम, वन्य जीव और खनिज। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वन्य जीव और खनिज। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उद्योग में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रक्रमण किया जाता है और निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता। तो फिर से रिपीट कर दिया जा रहा है कि उद्योगों में उपयोग उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रक्रमण किया जाता है और निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता। तो फर्स्ट है कोक, सेकेंड कोलतार, थर्ड कोल गैस और फोर्थ है सीएनजी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रा में सीमित होते हैं। 5 का आंसर हो जाएगा सी। आप इसे देख कर ही बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि जीवाश्म ईंधन कैसे प्राप्त होते हैं। तो ये होते हैं मृत जीव से। इसका आंसर हो जाएगा डी मृत जीव। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोयला जिसके जिनके अवशेषों से बनता है। तो केवल वनस्पति, केवल जंतु, वनस्पति और जंतु दोनों, ना वनस्पति ना जंतु। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मृदा वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है। तो मृदा वनस्पति के कार्बनीकरण से पदार्थ बनता है कोयला। याद रखिएगा कि मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कोयला बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए कोयला। मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कोयला बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोलतार से नेपथलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको पता ही होगा, ये भगाने के लिए किया जाता है मोथ का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मोथ। तो याद रखिए कि कोलतार से नेपथलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं और इसका उपयोग मोथ को भगाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो इसे बताना है कि पेट्रोल का अवयव नहीं है। तो पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, पेट्रोल, कोक। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का कोक। याद रखिएगा कि कोक पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, बाकी ये सब पेट्रोल के अवयव हैं।
मतलब ये सब पेट्रोल से बनाए जाते हैं और कोक पेट्रोल से नहीं बनाया जाता। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिसका आवास था। तो इनका आवास था समुद्र। याद रखिएगा कि पेट्रोल समुद्र से निकाला जाता है, आपको पता ही है। और समुद्र में किसका आवास होता है? जीवों का। तो उन जीवों का आवास कहाँ था? समुद्र। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही कथन बताना है कि प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है। सेकेंड है कि प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। थर्ड, प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है और प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी, प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। तो इसमें सही कथन 12 का सी हो जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ ये अध्याय कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 6 पर। अध्याय 6 है दहन और ज्वाला। क्वेश्चन फर्स्ट है कि पदार्थ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा दे और दाह्य पदार्थ कहलाता है और निम्नलिखित में से कौन सा एक दाह्य पदार्थ है? तो लोहे की कील, कांच, पत्थर का टुकड़ा। इसका आंसर जाएगा डी, लकड़ी। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो मिट्टी का तेल, बायोगैस, एलपीजी, पेट्रोल। तो इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी। याद रखिए कि एलपीजी का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैग्नीशियम का रिबन यानी फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो ये उत्पन्न करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। याद रखिएगा कि मैग्नीशियम का फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाह्य पदार्थ नहीं है? जो दाह्य पदार्थ नहीं वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांच, कॉपर, भूसा, अल्कोहल। ये बाह्य पदार्थ हैं और कांच दाह्य पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, कांच। तो ये जलते नहीं हैं और बाकी ये सब कॉपर, भूसा, अल्कोहल दाह्य पदार्थ है यानी जलने वाले पदार्थ हैं और ये कांच जलने वाले पदार्थ नहीं है। मैं दाह्य और बाह्य कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता। तो कौन सा पदार्थ ज्वाला के साथ नहीं जलता? एलपीजी, कपूर, सूखी घास, लकड़ी का कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां का लकड़ी का कोयला। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जलती मोमबत्ती पर गिलास उलट कर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाती है। यह किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वाला ताप अपेक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। याद रखिएगा कि कोयले का उच्चतम ताप अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थ के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें ज्वलनशील पदार्थ का सही कथन हो जाएगा, फर्स्ट है कि उसका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते। तो ये तो सही नहीं है। और इसका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो ये भी सही नहीं है। और थर्ड है कि इनका ज्वलन ताप निम्न है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए और सामान्यतः जंगल की आग का कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षों की कटाई। याद रखिएगा, वृक्षों की कटाई जंगल की आग का कारण होता है।
तो क्वेश्चन 10 का गलत कथन हो जाएगा वृक्षों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कि ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई है होती है किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा डी, किलो जूल प्रति किलोग्राम ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है? तो ये माना जाता है सबसे स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन गैस को। याद रखिएगा, सबसे स्वच्छ ईंधन है हाइड्रोजन गैस। और ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कथन, जो गलत कथन है उसका चयन करना है। ईंधन वह है जो आसानी से उपलब्ध हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, जलने के उपरांत कोई अवांछित पदार्थ छोड़े और वायु में आसानी से सामान्य दर से जले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जलने के उपरांत कोई अवांछित पदार्थ छोड़े, तो वो ईंधन। तो गलत कथन हो जाएगा जलने के उपरांत कोई अवांछित पदार्थ छोड़े। ईंधन वह है जो जलने के उपरांत कोई अवांछित पदार्थ छोड़े। तो ये कथन गलत है, गलत कथन का चयन करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था और उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा था। तो इसका कारण हो सकता है ईंधन का अनुपयुक्त दहन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईंधन का अनुपयुक्त दहन। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा ये भी अध्याय कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 6 पर। अध्याय 7 है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जंगली भैंस का संकटापन्न स्पीसीज है क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी संख्या घट रही है। याद रखिएगा कि जंगली भैंस का संकटापन्न स्पीसीज है क्योंकि इसकी संख्या घट रही है, और जो चीज़ घटती है उसे संकटापन्न स्पीसीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मरुस्थलीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो मरुस्थलीकरण के कारण उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। तो याद रखिएगा कि मरुस्थलीकरण के कारण उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैवमंडल निचय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन बताना है। तो यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होते हैं। तो याद रखिएगा कि जैवमंडल निचय, जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों ही संरक्षण के लिए उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपने प्राकृतिक प्रवास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो ये मिलान करना है कि कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क। तो याद रखिएगा प्राकृतिक प्रवास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्य हैं और राष्ट्रीय पार्क हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्थानिक स्पीसीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत प्रवास में पाई जाती है। और सेकेंड है कि स्थानिक स्पीसीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती। और थर्ड ऑप्शन है कि ये केवल चिड़ियाघर और पादप उद्योगों में पाई जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है कि अपने प्रवास के नष्ट हो जाने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का, ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत प्रवास में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वन्यजीव अभयारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता सही है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र है। सेकेंड कि यह विलोपोन्मुखी और संकटापन्न वन्य प्राणियों के लिए एक रक्षित क्षेत्र है। और थर्ड, यह केवल पादप स्पीशीजों के संरक्षण के लिए होता है। और फोर्थ, जहां जानवरों को पकड़ना और उसका शिकार करना सख्त मना है। तो इसका आंसर हो जाएगा छठा का, यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र है। तो जैसे आपको पता है कि वन्य जीव अभयारण्य मानवों के द्वारा बनाया गया जो प्राणियों को रक्षा कर सके रक्षित क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संकटापन्न स्पीशीजों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सही नहीं है। बाकी ये सब सही है कि इनकी संख्या प्रबल रूप से घट गई है, ये भी सही है। और ये निकट भविष्य में लुप्त हो सकते हैं, ये भी सही है। और इनके प्राकृतिक प्रवासों को रक्षित करने की आवश्यकता है, तो ये भी सही है। तो ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी जंगल में काले हिरन, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं। तो प्राणी जात, पादप जात, पारितंत्र और स्पीशीज। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको ही पता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राणी जात। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसमें रखा जाता है संकटापन्न पादप और संकटापन्न प्राणी। याद रखिएगा कि रेड डाटा बुक में संकटापन्न पादप और संकटापन्न प्राणी का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रवासी पक्षी वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्रों तक उड़ते हैं और उस अवधि में उनके प्रवास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनके इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। तो भोजन उपलब्ध ना होना, उग्र मौसमी परिस्थितियां, अधिक भीड़, घोंसले बनाने और क्षेत्रों की कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी, फर्स्ट, भोजन उपलब्ध ना होना और उग्र मौसमी परिस्थितियां, जिसके कारण ये प्रवासी पक्षी वर्ष के एक विशिष्ट अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्रों तक उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारे देश में खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं और इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है मृदा अपरदन का। तो जहाँ पेड़ ज़्यादातर मात्रा में कटते हैं वहाँ मृदा अपरदन ज़्यादा होती है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने अध्याय एक कंप्लीट किया, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 8, 9, 10, 11, 12, 13 और मुझे लगता है कि इसमें अध्याय जो एक NCERT एग्जाम्पलर है उसमें टोटल 18 अध्याय का प्रश्न का सेट दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 8, 9, 10, 11, 12, 13 और उसके आगे के अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है और सेकेंड पार्ट में हम आगे के अध्यायों को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।